या नहीं सुन पा रहे हैं तो बहुत परेशान मत होइएगा। जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी तुरंत ही इसका गुड क्वालिटी वीडियो ऑडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। और अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और आपकी अनुकूलता बन रही है तो बढ़िया, आप जुड़े रहिएगा। ठीक है वीरा भाई, वॉइस और ऑडियो ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आप देखिए अगर आवाज़ आ रही है तो बढ़िया। मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ करके बोलने का प्रयास करूँगी, लेकिन जब मैं बोर्ड की तरफ मुड़ूंगी तो आपको मेरी वॉइस हो सकता है क्लियरली ना आए। डोंट पैनिक, है ना। डोंट थिंक कि हमको अभी क्लियरली नहीं आ रहा है। आपको 1.5-2 घंटे में क्लास प्रॉपरली करने को मिल जाएगी। आज यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। थोड़े समय में 10-15 दिन में एनीवेज रिकॉर्डेड अच्छी क्वालिटी वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है ही, लेकिन 10-15 दिनों में अच्छी क्वालिटी में आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं और थोड़ी देर में अभी यहाँ पर आने वाले हैं, आज हम अपनी रेगुलर क्लासरूम में नहीं हैं। आ जाओ जाओ फटाफट, जल्दी आओ। हाँ, और कोई थे वहाँ पर स्टूडेंट्स? बस हाँ, आ जाइए। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं वो ध्यान दें कि आज हम लोग अपनी रेगुलर क्लासरूम में नहीं हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर जो दूसरा चिंतन हॉल है वहाँ पर क्लास कर रहे हैं क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन क्लास करनी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई, क्या कहते हैं हिना बहन, क्लास करनी ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। चलिए अर्जुन बेटा बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसको थोड़ा समराइज़ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास के बाद धीरे धीरे ज़िंदगी बदलनी शुरू होगी इस क्लास रूम के माध्यम से। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, कल हमने देखा कि न्याय मतलब सर्व सुलभता। बहुत बढ़िया। किस चीज़ की? सर्व सुलभता वस्तु और सेवाओं की। यस। वस्तुओं में देखें तो हम एक है आवश्यक सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। दो प्रकार की वस्तुएं आती है। उसमें सामान्य आकांक्षा में आती है रोटी, कपड़ा और मकान। और महत्वाकांक्षा उसमें आते हैं दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन। और उसी तरह सेवाओं में शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य, संयम, मन स्वस्थता। बहुत बढ़िया। और क्या सीखा? पढ़िए नोट्स पढ़िए, देख के धीरे धीरे ही आप इस भाषा में पारंगत होंगे। संस्कार। हाँ, कल हमने ये सीखा कि संस्कार का सही मतलब है सही, सटीक, यथार्थपूर्ण समझ। इसको वीरा भाई आप है ना, इसको कैमरा को जब भी कोई बोल रहा है ना तो आप उसको उसके आसपास लेके जाएंगे तो सुनाई पड़ेगा। तो आप इस कैमरे को उनके पास रख देंगे तो सुनाई पड़ेगा। वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है मेरा। हाँ, चलिए, हाँ बोलो बेटा अर्जुन। हाँ, कंटिन्यू। और हमने ये सीखा कि जो ये न्याय नहीं होता जिसके साथ, उसके साथ रंग भाषा, क्षेत्र, उसमें विरोध होता है, ऐसे विरोधाभास होता है, तो उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, बस बढ़िया। तो कल की क्लास में ओवरऑल, कल की या उससे पहले की क्लास में जब से हम न्याय की शब्द को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें समझ में आई ओवरऑल? आपको लगा कि नहीं मुझे ये बात पकड़ में आई? ऐसी बात तो जो मैंने कल बोला था शुरुआत में ही, वो बात बहुत अच्छी लगी कि न्याय कर्म होने के बाद होता है, वो न्याय नहीं है। अन्याय होने के बाद होता है, वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ। न्याय पहले से होना चाहिए। न्याय अपने आप में एक मौलिक वस्तु है। वस्तु मतलब बोलो प्रवीण। वस्तु मतलब मध्यस्थ दर्शन में वस्तु का एक मतलब है, ब्रैकेट में लिखा था कल मैंने। वस्तु मतलब
वास्तविकता। वास्तविकता। अस्तित्व में जो है ना, कल मैंने आपको बताया था जब मानव इस धरती पर आया तो सर्व सुलभता के आधार पर वस्तुएं थी ही, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े, कुछ हमने बातें करी उनको वापस लिखती हूँ। न्याय है, न्याय है, अस्तित्व में न्याय है। न्याय का मतलब क्या है? सर्व सुलभता। सर्व सुलभता किसकी? वस्तु और सेवाओं की। सेवा में आते हैं शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य, संयम। वस्तु में आते हैं हमारे पास सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं। ये मानव की आवश्यकता है। जब सर्व सुलभता रहती है तो मानव अपराध करता ही नहीं है। मानव अपराध करने वाली इकाई नहीं है, ठीक है। मानव अपराध करने वाली इकाई नहीं। हम में से किसी को ना अपराध करना स्वीकार होता है ना, और ना ही हमको ये स्वीकार होता है कि कोई हमारे साथ अपराध करे, ठीक है। फोकस इधर बनाए रखिएगा, इधर कुछ ना कुछ टेक्निकली चीज़ें चलती रहेंगी। तो कल हमने इतनी सी बात करी। इससे पहले हमने एक और बात करी थी, धर्म नाम के शब्द को हमने और अच्छे से परिभाषित किया था। धर्म का मतलब होता है जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। क्या परिभाषा दिया है? मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद के अनुसार, कल न्याय को पहले परिभाषित किया है, इससे पहले धर्म को भी किया था ना, थोड़ा सा बताया था और कहा था आगे और चर्चा करेंगे। तो धर्म की परिभाषा बताई थी जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो, संभव ना हो, वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म है। ये धर्म की परिभाषा को याद रखना है। धर्म अस्तित्व में क्या वस्तु है? तो मैंने बताया था पदार्थ अवस्था का क्या धर्म है? पदार्थ का धर्म है पूरकता, उपयोगिता। अस्तित्व में प्रत्येक इकाई में है वो। पदार्थ का धर्म है अस्तित्व। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म वाली टेबल को खोलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। अस्तित्व, अस्तित्व मतलब व्यवस्था में बने रहने का एक डिज़ाइन है, ठीक है। फिर प्राण अवस्था का क्या है धर्म? बोलो। अस्तित्व सहित पुष्टि। पुष्टि मतलब जिग्नेश, पुष्टि मतलब पोषण की क्रिया। पोषण की क्रिया मतलब ये जो जड़ें हैं आवश्यक पोषक तत्वों को पहचानती हैं और पहचान करके जड़ों के माध्यम से पत्तियों में और इस तरीके से फलों में, फूलों में, सब जगह वस्तुओं को रख लेती हैं, पदार्थों को रख लेती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पुष्टि क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये बात पकड़ में आ रही प्रवीण? पकड़ में आती है। जीव अवस्था का क्या धर्म है? हाँ, अस्तित्व सहित पुष्टि सहित जीने की आशा, है ना। अस्तित्व 1 नंबर, 2 नंबर ये, तो 1 + 2 + जीने की आशा। जीने की आशा मतलब सर्वाइवल। अगर इसके ऊपर मृत्यु का खतरा आएगा तो ये भागेगा, दौड़ेगा, कुछ करेगा। इसमें जीने की आशा रहती है, इसमें सर्वाइवल की एक टेंडेंसी रहती है, ठीक है। ज्ञानावस्था, ज्ञान अवस्था में क्या रहता है? 1 + 2 + 3 + एक और चीज, सुख पूर्वक जीने की आशा। सुख पूर्वक जीने की आशा, ठीक है। तो क्या आदमी को सुख पूर्वक जीने की आशा से अलग किया जा सकता है? आदमी को सुख से अलग किया जा सकता है? बताओ बाबू, क्या कहते हैं? आदमी को जैसे ही सुख से अलग करते हैं तो उसमें क्या टेंडेंसी रहती है? उसकी एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, मुझे सुख कहाँ मिलेगा, मैं उसकी तरफ हाथ पैर मारने लग जाऊं, उसकी तरफ चल पड़ूं, है ना। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी क्रियाकलाप करते हैं सारे के सारे किस आशय से? इसको करने से हमको सुख मिलेगा। नहीं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, कुछ सुख मिलेगा उससे, है ना। तो सुबह से लेकर के शाम तक हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भले हमको डांटते हों कि रील्स मत देखो,
है ना, या कुछ भी बोलते हो, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो मूलतः किस अपेक्षा में कर रहे हैं, सुख की अपेक्षा में कर रहे हैं। और उसी से जब सुख मिलना बंद हो जाता है एक समय के बाद, तो उसी काम को छोड़ भी देते हैं, है ना। ऐसा है कि नहीं है? बचपन में बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिनसे सुख मिलता था। तो ये है धर्म बेटा, है ना। हमने बात करी थी न्याय की, धर्म की, और एक और बात करी है सत्य की। याद है आपको शिक्षा की मैंने परिभाषा बताई थी। शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा अर्थात शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय ही शिक्षा है। क्या है शिष्टतापूर्ण दृष्टि? प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि। न्याय दृष्टि का मतलब सबको सब कुछ सर्व सुलभ हो, इस आशय से, सभी अपने धर्म में बने रहें, इस आशय से। और सत्य क्या है आज हमको जानना है। ठीक, अभी तक क्या कहा गया है परंपरा में। अब मैं आगे के टॉपिक में आ रही हूँ। वापस हम न्याय को करेंगे, फिर से धर्म को करेंगे, फिर से सत्य को देखेंगे। हमको तो यही 3 काम करने हैं पूरे सत्र भर, है ना, पूरे साल भर। तो आज सत्य की थोड़ी सी बात करती हूँ। तो सत्य क्या है? अभी तक जब हम देखते हैं तो जिसको हम परंपरा कहते हैं, परंपरा में या आदर्शवाद में सत्य को क्या बताया? आदर्शवाद में कहा सत्य क्या है? अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। कहा कि नहीं कहा? सुना है आपने इस तरीके की बातें कि नहीं सुनी है? अभी तक नहीं सुनी। सुनी है, थोड़ी बहुत सुनी है। आपने सुनी है? आपने नहीं सुनी है। आपने सुनी है? आपने सुनी है? नहीं सुनी है। ये ऐसा कुछ सब नहीं सुना है। ठीक है, चलिए हम उधर उतना उसमें नहीं जाते हैं। समीक्षा वाला भाग धीरे धीरे आगे करवाऊंगी, ठीक है। आते हैं यहाँ पर कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? चलो एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं कि अभी तक आपने सत्य के बारे में क्या क्या सुना हुआ है। सत्य के बारे में आपने क्या क्या सुना? माइक दीजिए। सत्य को लेकर के क्या आपने कोई बातें सुनी हुई हैं इससे पहले कि सत्य ऐसा होता है, सत्य वैसा होता है? जैसे एक कोई सेंटेंस जो आपने सुना हो, आपके कान में गया हो कि सत्य के बारे में क्या कहा गया है, बताओ। सोचिए सोचिए, आपको मिलेगा। आपने सुना है सत्य को लेकर के कोई सेंटेंस जो लोग बोलते रहते हो? सुना है? दीजिए इनको माइक दीजिए, बताओ ही ना। मैं सत्य की हमेशा विजय ही होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है। हाँ, सत्य की विजय होती है। और बताओ। सत्य की विजय होती है। फिर इंक नहीं है भाई इसमें, मार्कर में। हाँ, और बताइए सत्य को लेकर के और क्या सेंटेंस सुने? प्रवीण को दो माइक। बताओ प्रवीण। याद नहीं है। सोचो सोचो। ऑफ कोर्स ये याद नहीं आएगा। ये ऐसा टॉपिक तो है नहीं जिसके बारे में रोज रोज बात करते हो आप। आज अभी एकदम से याद नहीं आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि आपको एकदम से तुरंत चीज़ें आने लगेंगी। आपको सोचना पड़ेगा। गहरे बिंदु है ना जीवन में, इसके बारे में कभी बातें नहीं हुई हैं, पहली बार तो बातचीत हो रही है। क्यों भाई? सुहानी, क्या सुना है आपने? सुहानी और रिद्धि ना? हाँ ठीक। आपने ये सुना है सबका सत्य अपना अपना होता है? ये सुना नहीं है? कोई बात नहीं, आपके एजुकेशन का हिस्सा नहीं है इसलिए नहीं सुनी होगी, हो सकता है। जो लोग थोड़ा कथा भागवत वगैरह सुनते हैं उनके कान में पड़ जाती है ये सब बातें। नहीं जाते आते हैं तो नहीं भी पड़ती है। जिग्नेश बताओ। अभी जिग्नेश, ये राजेश ना पीछे। हाँ ठीक, बताओ बाबू बेटा। हाँ, क्या सुना है?
हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ, ये एक और सुना है, बढ़िया। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चलिए, हाँ बताओ। सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद, ये बढ़िया बात आपने याद दिलाई। सत्य हमेशा कड़वा होता है। ठीक, बढ़िया। और बताओ। सत्य सत्य को मिटा नहीं सकते। सत्य को बढ़िया, सत्य को मिटा नहीं सकते। सत्य को मिटा नहीं सकते। और बताओ। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है ना, ऐसा बोलते हैं, सही बात है। हाँ, फिर आपने क्या सुना है वीरा भाई सत्य के बारे में? लगभग आ गया। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम माँ ब्रूयात। सच बोलना चाहिए, नहीं लिखा ना मैंने? सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी का बुरा हो जाए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये भी सब सुने, ये सब सुना है कि नहीं सुना है ना? ऐसा सच मत, ऐसा झूठ भी सच से लाख सच के बराबर है जो किसी से, जिससे उसका भला होता है। ऐसा सब सुना है? इस पे तो मूवी भी बनती है, तो मूवीज़ के डायलॉग हैं, है ना? तो सत्य बोलना चाहिए। चलो, तो आपने सत्य के बारे में इतना कुछ सुन रखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सब सुनने के बाद आपके हिसाब से सत्य क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य की विजय होती है, सत्य कड़वा होता है, पर सत्य क्या है? सत्य क्या है क्या सत्य? कौन सा मार्ग सत्य का मार्ग है? बताइए ही ना बहन। जैसे हमने ये सब सुन लिया, तो इससे क्या पता लगा? जैसे देखिए ना कि सत्य की विजय होती है, तो ये हो गया सत्य के बारे में कोई बात होगी ना, सत्य की विजय होती है। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के बारे में कुछ हो गया, है ना? सत्य क्या है? लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये इसकी क्या है? क्वालिटी है ना। सत्य की क्वालिटी क्या है? कड़वा। सेब मीठा होता है, सत्य कड़वा होता है। ये तो क्वालिटी हो गई ना, लाक्षणिकता हो गई। मेरी बात पहुंच रही ना? समझ में आ रही मैं क्या बात कर रही हूँ? मेरा आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है? क्या है, क्या तर्क दे रही हूँ मैं? समझ में आ रहा है? ठीक है। सत्य को मिटा नहीं सकते, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए मतलब क्या बोलना चाहिए? है क्या लेकिन सत्य? बड़ा प्रश्न ना। ठीक है, तो मैं थोड़े और सेंटेंसेस लिख देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, अपने हिसाब से, जो हमने भी और सुने और लोगों ने सुने होंगे अपने साथ, जो ऑनलाइन जुड़े हैं या इसको बाद में देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी काश होते तो बता देते। तो मैं उनकी तरफ से लिख देती हूँ, ठीक है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। है ना? फिर उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म के बारे में अगर पूछें तो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है ना? मैंने जैसे बोला कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना, ये हमने सुना हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह सुना हुआ है। ठीक है। सत्य क्या है? तो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं किसी से? जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको भी पूछना चाहिए था कि तो सत्य के बारे में बता रहे ना, सत्य क्या है ये तो बताओ। है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ?
आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? वाह, बढ़िया। तो चलिए देखते हैं सत्य क्या है ना। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार, मैं पीछे की बहुत समीक्षा नहीं करूंगी, आगे की क्लासेस में करूंगी, लेकिन है ना जैसी आवश्यकता बनेगी, जैसी आपकी थोड़ी थोड़ी पात्रता भी बन जाएगी समझने की भी, है ना, वो धीरे धीरे होगा। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी के अनुसार, उन्होंने अस्तित्व का दर्शन किया, अस्तित्व का दर्शन किया और कहा कि अस्तित्व में उन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। क्या देखा? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं देखी? बहुत बढ़िया, ये तो रट गया अभी आप लोगों को। तो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, ये 4 अवस्थाएं देखी। अब ये सब तो आप लोग भी देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, जैसे जैसे हम समझाते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं, वैसे वैसे आप भी देखते चले जाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या इसके अलावा कोई और वस्तु, वस्तु मतलब, वस्तु मतलब नहीं, वस्तु मतलब मध्यस्थ दर्शन की भाषा में जब वस्तु बोलते हैं इसका मतलब क्या? वस्तु मतलब वास्तविकता। क्या कोई और रियलिटी है? क्या कोई और वस्तु अस्तित्व में है? अब आपको सोचना है, सोचिए, इस कैंपस में ही सोचिए, है ना, कि यहाँ पर कुछ चीज़ें पदार्थ अवस्था हैं, कुछ चीज़ें प्राण अवस्था हैं, कुछ चीज़ें जीव अवस्था हैं और कुछ चीज़ें ज्ञान अवस्था हैं। क्या इसके अलावा कोई और वस्तु है? सोचो श्रीजा, इसी कमरे, इसी कैंपस में देखो, अपना टाइम लीजिए आप सोचने के लिए। अस्तित्व दर्शन में इतना समय तो लगाएं। और क्या क्या चीज़ें हैं इस कमरे में? क्या क्या चीज़ें हैं इस कैंपस में? क्या क्या चीज़ें हैं बताओ रिद्धि। एक जिज्ञासु की तरह आपको देखना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा ये। सोचो, या ऐसे सोचो कि इन 4 अवस्थाओं के अलावा और क्या चीज़ आपको दिख रही है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दिखना मतलब समझ में आना, दिखना बराबर समझ में आना, मतलब समझ में ही आता है ना, ऐसे समझ में आ रहा है, परसीव हो रहा है आपको, है ना। क्या और चीज़ आपको दिख रही है इन 4 अवस्थाओं के अलावा? सब कुछ देखो ध्यान से, और हर एक चीज़ को आप, जैसे वो गाय खड़ी है ना, वो गाय क्या है? पदार्थावस्था है कि प्राणावस्था है कि जीवावस्था की ज्ञानावस्था? ये पदार्थावस्था है। रूप भले इसका गाय का है, लेकिन यह है पदार्थावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें पुष्टि की क्रिया नहीं हो रही है और इसमें जीने की आशा नहीं दिखाई पड़ रही है, और इसमें जिज्ञासा भी सुख के लिए भी भागती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पदार्थावस्था है। बताओ भाई, 4 अवस्था के अलावा और क्या वस्तु दिख रही है? सोचो 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 भाई। सबसे पहले इस कैंपस से ज्ञानावस्था को बाहर करो। मैं आपको एक वो बता रही हूँ कैसे आप सोचिए। ज्ञानावस्था पूरी की पूरी बाहर हो गई, फिर इस कैंपस से जीवावस्था को बाहर कर दो। कर रहे, अपनी कल्पना में करते जाइए। आदमी जो है समझने के लिए उसकी पूंजी क्या है? उसकी कल्पनाशीलता। ठीक है, तो पहले हमने ज्ञानावस्था को बाहर किया, फिर हमने जीवावस्था को बाहर कर दिया इस कैंपस से। ठीक, फिर प्राणावस्था को बाहर करो, जितने पेड़ पौधे हैं सबको बाहर कर दो, और उसके बाद यहाँ से जो भी पदार्थावस्था की वस्तु है वो भी बाहर करो। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। और बताओ क्या बचेगा? हवा, प्रकाश। तो प्रकाश को भी बाहर किया जाए। ठीक है,
और हवा को भी बाहर किया जाए। ये तो आपको पता है ना, हवा को बाहर किया जा सकता है। तो फिर क्या बचता है प्रवीण? अगर हवा को बाहर कर देंगे तो कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। वो जो कुछ भी नहीं बचा है उसका कुछ नाम है? शून्य। शून्य बचेगा। ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं। शून्य बचेगा भाई, शून्यावकाश। बहुत बढ़िया। तो एक वस्तु बची है। वस्तु मतलब वास्तविकता। एक रियलिटी और है जो बची हुई है। एक रियलिटी और है। तो 4 अवस्थाएं हैं और ये 4 अवस्थाएं कहाँ हैं? ये चारों की चारों अवस्थाएं कहाँ पर हैं? खाली स्थान, जिसको आपने कहा कुछ नहीं। क्यों भाई, हमारे आपके बीच में दिख रहा है खाली स्थान कि नहीं दिख रहा है? हमारे आपके बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? खाली स्थान है हमारे आपको दिख रहा है खाली स्थान हमारे और आपके बीच में? अगर ये खाली स्थान ना हो तो मैं आपको देख ही नहीं सकती हूँ। क्यों भाई? बात पकड़ में आ रही रिद्धि? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस अस्तित्व को देखा तो इतनी चीज़ें दिखाई पड़ी। क्या? खाली स्थान और खाली स्थान में चारों अवस्थाएं। खाली स्थान में चारों अवस्थाएं। ये चारों अवस्थाओं को क्या आप खाली स्थान से बाहर निकाल सकते हो? कल्पना दौड़ाइए, क्या इन चारों अवस्थाओं को खाली स्थान से बाहर निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? वहीं पर खाली स्थान है। तो ये जो खाली स्थान है इसको एक नाम और दे देते हैं, स्पेस। अंग्रेजी में आपने नाम सुना होगा स्पेस, खाली स्थान। तो ये जो खाली स्थान है इसकी लाक्षणिकताओं को यदि देखें तो ये खाली स्थान कितना बड़ा है बेटा? रिद्धि, खाली स्थान कितना बड़ा है? कहाँ पर जाके खत्म होता है? अनंत है। ये खाली स्थान कहाँ खत्म होता है? अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाइए, है ना। अपनी कल्पनाशीलता में खाली स्थान को देखते जाइए और देखिए कहाँ खत्म हो रहा है। जहाँ आप सोचोगे यहाँ खत्म हो रहा है, उसी के आगे आपको खाली स्थान दिखाई पड़ेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है आपको अपनी कल्पनाशीलता में? तो ये खाली स्थान क्या है? एक शब्द कहा, एक और वास्तविकता को आज देख रहे हैं, खाली स्थान। इस खाली स्थान को हमने देखा और क्या पाया? ये कैसी है? व्यापक है। व्यापक। ये खाली स्थान कैसा है? अनंत है। अनंत है। पकड़ में आया? अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। खाली स्थान क्या है? व्यापक है। खाली स्थान अनंत है। और खाली स्थान की अगर हम खूबी देखें तो ये कण कण के बीच में भी है और कण कण के बाहर भी है। मतलब समझ में आया? ये जो प्रत्येक वस्तु है, ये वस्तु सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी है। परमाणु अंशों के बीच में भी क्या है? सर्वाधिक भाग खाली स्थान। खाली स्थान है। तो ये खाली स्थान है ना, कण कण के भीतर भी, कण कण के बाहर भी। ठीक है, ये व्यापक है, ये अनंत है। अच्छा ये बताओ, खाली स्थान बीच में है तो उसके कारण मैं आपको पूरा सटीक देख पा रही हूँ या इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अवरोध आता है? तो ये खाली स्थान कैसा है जानते हैं? पूर्ण पारदर्शी है कि नहीं है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? खाली स्थान, ये जो खाली स्थान है इसी में मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। नहीं, ये खाली स्थान कैसा है? पारगामी। इसको म्यूट कर दीजिए। तो खाली स्थान व्यापक है, अनंत है, पारदर्शी है, पारगामी है। और इस खाली स्थान को यदि देखें तो ये खाली स्थान की एक और खासियत दिखाई पड़ती है कि इस खाली स्थान को
क्या काटा पीटा जा सकता है? काट सकते हैं? इस खाली स्थान में कुछ जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं खाली स्थान में? खाली स्थान क्या, मैं सीधा सेंटेंस बोलती हूँ, खाली स्थान जो है वो कम और ज़्यादा से मुक्त है। ना ये कम हो सकता है ना ये ज़्यादा हो सकता है। तो खाली स्थान, जो वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसको कहते हैं पूर्ण। क्या शब्द है? पूर्ण। ठीक है ना? मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, लिखना बाद में भी कर सकते हैं। खाली स्थान, व्यापक, अनंत, पारदर्शी, पारगामी, पूर्ण। अब इस खाली स्थान को देखें तो इस धरती में दिखाई पड़ता है, सभी इकाइयों की परस्परता में। आकाश में दिखाई पड़ता है। आकाश के बाहर देखो, जो पिंडावकाश जिसको हम कह रहे हैं, तो दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? देखो, मानव की एक खूबी, हर एक चीज़ उसकी कल्पनाशीलता में आती है। प्रत्येक सत्य आपकी कल्पनाशीलता में तुरंत आएगा और आपको तुरंत लगेगा कि ये सही है। आपके पास वो GPS रखा हुआ है जिससे आप सही गलत का निर्णय कर पाते हैं। ठीक है? तो ये जो पूरा खाली स्थान है, ये अनंत पिंडावकाश में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरी और वस्तु को देखिए, ये बताइए कि ये जो धरती है, ये स्थिर है या घूम रही है? घूम रही है। कितनी गति से घूम रही है? थोड़ी सी गति से घूम रही है या अधिक गति से घूम रही है? थोड़ी सी। कितनी गति से घूम रही है? बताओ भाई, प्रवीण को समझ में, कितनी गति से घूम रही धरती? नहीं पता? मेरे ख्याल से 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास कुछ है नंबर। जिनका इंटरनेट ऑन हो, किसी का है फ़ोन में इंटरनेट चल रहा हो, जिनका ऑन हो जरा खोलिए, अभी इसको देखेंगे, है ना? देखिए, स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। हाँ, ऐसा कुछ है, देखते हैं। वही है, बताओ भाई जिग्नेश। 1677 किलोमीटर, इतने 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। समझते हैं 1670 कितना होता है? 1 घंटे में, अब अपना यहाँ से ना लगभग 300-350 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद, 350 किलोमीटर। ये इसका मतलब हुआ 1 घंटे में ये 1670 किलोमीटर, मतलब 700 दूनी 1400, 15 मिनट में अहमदाबाद। 15 मिनट से भी कम में 1700 के आसपास हो गया ना, ये तो 1400 से, तो मतलब लगभग 7-8 मिनट के आसपास आप अहमदाबाद पहुँचेंगे। इतनी गति है धरती की। अच्छा, ये तो हो गई बड़े पिंड की बात। दूसरी बात बताओ, आपको ये पता है, सभी लोग अभी क्लास में पढ़ के आए हैं 8th 9th में, आपको पता है जो सभी जो पदार्थ हैं, जैसे अपना ये यहाँ पर लकड़ी की एक वस्तु रखी हुई पदार्थ, ये किसी तत्व से बना हुआ है, या मिट्टी में सभी तत्व हैं सभी प्रकार के, ये पदार्थ से बने हुए हैं, है ना? और ये पदार्थ कैसे मिल कर के बने हुए हैं? अंशों से मिल कर के बने हुए हैं, परमाणु अंश हैं। ये बात आप सभी को पता है। तो ये परमाणु अंशों की स्पीड कितनी है? गूगल करिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई। नहीं, अरे उसके आगे तो बताओ यूनिट। किलोमीटर प्रति घंटा में लिखो कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोमीटर पर आवर, बताओ।
2.2 मिलियन कितना मतलब होता है 2.2 मिलियन का? 22 लाख 2200 कि 22 लाख 2.2 मिलियन। हाँ 2.2 मिलियन फिर किलोमीटर प्रति पर आवर। तो 2.2 मिलियन का मतलब होता है 22 लाख 22 लाख 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। शैलेंद्र भाई इसमें इंक की व्यवस्था कर दीजिए ज़रा, मार्कर पेन में। हाँ तो ये किसकी है? एक परमाणु अंश की गति। ठीक है, ठीक है कि गलत लिखी है? ठीक लिखी है ना? वो पर सेकंड भी है उसके बाद। पर सेकंड है तो क्या, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने को कुछ कुल मिला के जो बात कहनी थी कह दी मैंने, इसको अभी रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर धरती की गति इतनी है, इतनी गति, जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रही है रिद्धि, हम बैठे हुए हैं, धरती घूम रही है और ये घूम रही है इतनी स्पीड से, इसी के कारण दिन और रात हो रहे हैं, ये अपनी अक्ष के परितः घूम रही है 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ जरा, मतलब अगर हमको अहमदाबाद जाना हो तो ऐसे करके पलक झपकाएंगे ना तो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, बराबर है ना? 22 लाख किलोमीटर, एक घंटे में कितनी दूर? 22 लाख किलोमीटर। समझ रहे हैं? इस धरती की रेडियस अगर आप देखोगे तो इससे बहुत कम है, बहुत कम रेडियस, त्रिज्या जो होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो ये जो परमाणु अंश है, ये जो धरती में ये आप बहुत सारे पदार्थ देख रहे हो ना, सुनिए बहुत ध्यान से, ये सारे पदार्थों में परमाणु अंश हैं जो बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। ये धरती बहुत तेज गति से घूम रही है ना? सूरज, चंद्रमा, ये सारे के सारे जो पिंड हैं, ये आपको पता है सारे के सारे पिंड घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है सब ऐसे स्टिल हैं एकदम? जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले ऐसा मानते थे धरती क्या है, चपटी है, फिर बाद में पता चला नहीं धरती गोल है, फिर बाद में पता चला नहीं गोल ओल नहीं है, हाँ वो एक पत्थर जैसी है, उबड़ खाबड़ है धरती हमारी। ठीक है, तो अब मेरा आपसे प्रश्न है, अगर कोई चीज़ गति में है, कोई चीज़ चल रही है, तो चलने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं है? है? क्या कहते हैं बाबू? है? तो ये इसको ऊर्जा मिल कहाँ से रही है? ये प्रश्न है कि नहीं है? कि अगर प्रत्येक अंश को 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से घूमना है, हमारी गाड़ी जाती है 60 किलोमीटर, बहुत स्पीड में चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100, 110, कभी कभी एकदम हाईवे हो तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना फ्यूल जाता है उसमें, फ्यूल इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है। इधर 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 1670, और धरती के अंश तो इतना सा है, इतना सा, तो मैंने क्या इतना सा बोल दिया, इससे तो इसमें न जाने कितने करोड़ों अंश होंगे, इतना सा बोलने में भी। और धरती कितनी बड़ी है ना? तो परमाणु अंश भी घूम रहा है, परमाणु भी घूम रहा है, अणु भी घूम रहा है, यौगिक भी घूम रहे हैं, और घूमते फिरते पूरी धरती घूम रही है। अब प्रश्न ये है कि इसको इतनी गति से घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये प्रश्न है, विज्ञान इसका उत्तर अभी तक नहीं दे पाई है, और सो कॉल्ड आदर्शवाद ने भी इसका उत्तर अभी तक दिया नहीं है। ऊर्जा चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? सोचना है कि उत्तर दे दिया जाए। कहाँ से 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा भाई? वो तो एक अंश है। एक अंश है। जो ज्योग्राफी होती है ऑक्सीजन की, उसमें ज़्यादा अंश होते हैं। वही तो। अच्छा, और मज़ेदार हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात बोली, ये सब घूम रहे हैं इतनी गति से और टकरा नहीं रहे हैं। कहाँ टकरा रहे हैं? और तो और आपको सब कुछ स्थिर दिख रहा है,
आपको तो सब कुछ स्थिर दिख रहा है ना, कि घूमता फिरता दिख रहा है? स्थिर दिख रहा है। तो इतनी गति है, इतनी गति के बावजूद टकरा नहीं रहे हैं। बताओ भाई क्या कारण है? जब आप कहेंगे कि अब उत्तर जानना है, सत्य जानना है, तो सत्य बताया जाएगा। बाकी आप सोचिए, सोचना भी आवश्यक है। प्रवीण, आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य की बात है ये। और तो और अगर आपको 9th की थोड़ी साइंस याद हो, तो वैज्ञानिक हैं, वो पूछ रहे हैं प्रश्न, कहते हैं कि अगर प्लस माइनस है, उन्होंने जो कल्पना करी, उन्होंने प्लस माइनस की कल्पना करी और कह रहे हैं ये चक्कर लगाते लगाते एक समय नाभिक में गिर जाने चाहिए, पर नाभिक में गिर ही नहीं रहे हैं। परमाणु अंश नाभिक में नहीं गिर रहे हैं। तो जो आप साइंस पढ़ के आए ना, वैसे भी वो आउटडेटेड साइंस है, जिसको आप सोचते हैं वैज्ञानिक, वो भी कल्पना है। आपको पता है ना, हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, परिकल्पना। उन्होंने जाके देखा नहीं है कुछ भी, कल्पनाएं करी हैं। तो चलिए उत्तर दिया जाए। मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद, उसके प्रणेता श्री ए नागराज जी कह रहे हैं कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, खाली नहीं है। ये क्या है? इसके स्थान पे उन्होंने कहा ये ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा स्वरूप है। और इस ऊर्जा स्वरूप खाली स्थान या व्यापक में समस्त इकाइयाँ मूलतः किससे बनी है? परमाणु अंशों से मिलकर के। समस्त इकाइयाँ परमाणु अंशों से मिलकर के बनी। तो समस्त इकाइयों को आप बॉयल डाउन टू परमाणु अंश, ये सभी क्या इसमें संपृक्त हैं। संपृक्त हैं मतलब डूबी हैं, भीगी हैं, गिरी हैं, तार तार हैं। जैसे रसगुल्ला होता है ना, चाशनी के भीतर, चाशनी में डूबा हुआ, चाशनी में भीगा हुआ और चाशनी से घिरा हुआ। इस तरीके से इस अस्तित्व में प्रत्येक इकाई व्यापक में संपृक्त है और व्यापक का और इकाई का सह अस्तित्व है। व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व है। व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व है। तो खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। प्रत्येक इकाई मूलतः अंश इसमें संपृक्त है। शब्द मैं और लिखूंगी, धीरे धीरे और पढ़ते रहेंगे रोज। संपृक्त मतलब डूबा, भीगा, घिरा। व्यापक और इकाई का क्या है? सह अस्तित्व, मतलब इस एक भी अंश को इस खाली स्थान में से आप निकाल नहीं सकते हैं। निकाल के जहाँ ले जाओगे वहाँ क्या मिलेगा? खाली स्थान। कहाँ लेके जाओगे? खाली स्थान क्या है? अनंत। अब खाली स्थान को खाली स्थान नहीं बोलेंगे, ऊर्जा स्वरूप या व्यापक वस्तु में इकाइयाँ संपृक्त हैं, इसको कह रहे हैं सह अस्तित्व। ठीक है। ये जो व्यापक है, अब इसके ऊपर थोड़ा आते हैं। तो ये जो व्यापक है ये क्या है? पूर्ण है, पारदर्शी है, पारगामी है। ये जो इकाइयाँ हैं, इकाइयों में जो अंश हैं, इससे भी अधिक सूक्ष्म है। प्रत्येक इकाई से अधिक सूक्ष्म है। तो इसीलिए है ना,
जो सर्वाधिक सूक्ष्मतम एक इकाई है उसको कह रहे हैं, अगर उसको यदि आत्मा कहें तो आत्मा से भी सूक्ष्मतम इकाई है। तो जैसे अणु से जब सूक्ष्मतम हुआ छोटा तो नाम दिया परमाणु, वैसे ही यदि आत्मा से भी यदि सूक्ष्म हो गया तो क्या नाम दिया? परमात्मा। वाह वाह, वहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए, उन्होंने हाथ मिलाया इस बात पे भाई। देखिए और देखिए यहाँ पर इस अस्तित्व में जो ये व्यापक में संपृक्त ऊर्जा स्वरूप, व्यापक में संपृक्त होने के फल स्वरूप समस्त ऐश्वर्य है। क्या है? समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैभव इसके कारण है। वैभव किस चीज़ का है? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो समस्त ऐश्वर्य, इन चार अवस्थाओं को क्या कहा? ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्य का आधार है उसे क्या कहा जाएगा? ईश्वर। तो इसीलिए इसका एक नाम ईश्वर है। इन बच्चों के चेहरे पे जरा फोकस किया जाए। 2 मिनट अब्जॉर्ब कीजिए। समस्त ऐश्वर्य का जो आधार है, इसीलिए इसकी एक संज्ञा ईश्वर है। सत्य वो वस्तु है जो कभी भी परिवर्तन जिसमें नहीं होता। सत्य में ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते, इसलिए एक संज्ञा पूर्ण है, पारदर्शी है, परमात्मा है, ईश्वर है, निरपेक्ष ऊर्जा है, व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व है और है। व्यापक और इकाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ना व्यापक में से इकाई जन्मती है और ना ही इकाई में से व्यापक जन्मता है। ये आप कल्पना कर सकते हैं, यदि हम किसी भी इकाई को तोड़ते जाएं तो बहुत सूक्ष्मतम अंशों में वो टूटती चली जाएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा कल्पना में आता है कि वो टूटते टूटते एकदम ख़त्म हो गई? ये कल्पना में नहीं आता है। अर्जुन साथ बने हुए हैं ना, तो ये कल्पना में नहीं आता है। तो व्यापक और इकाई का सदा सदा सह अस्तित्व है। इसका एक और नाम है ब्रह्म, जो प्रत्येक सृजन का जो आधार है। इसीलिए इसका नाम ईश्वर भी है और इसका एक दूसरा नाम और है ब्रह्म। इसमें ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसी का नाम शुद्ध। जो सदा सदा एक सा सुखप्रद है उसका नाम है शुद्ध। सदा सदा एक सा भासमान है, सदा सदा एक सा भासमान है, बोधगम्य है, सबको समझ में आ सकता है। जैसा इनको समझ में आ सकता है वैसा ही आपको समझ में आ सकता है। इसीलिए इसका एक और नाम है बुद्ध, शुद्ध बुद्ध। सदा सदा एक सा भासमान, सदा सदा एक सा सुखप्रद। ये सब शब्दों को धीरे धीरे समझेंगे। आज नाम सुनिए, आज ईश्वर दर्शन करिए। तो श्री ए नागराज जी कहते हैं 4 अवस्थाएं प्लस व्यापक, इसको कहा सत्य। सत्य वो जो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। व्यापक सदा सदा और व्यापक में संपृक्त इकाइयां सदा सदा। व्यापक में इकाइयां सदा सदा संपृक्त हैं, इसको कह रहे हैं सह अस्तित्व। रिद्धि, मजा आया? ये सोचा था कि ईश्वर दर्शन होंगे इस कोर्स में आके? ये है सत्य, और इस सत्य के आधार पर पूरे अस्तित्व की व्याख्या की श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने, जिसको मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, आप 2 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए, टेक योर टाइम। हम पॉज देंगे इस जगह पर। ठीक है, तो हमने देखा न्याय, धर्म और सत्य।
व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व है। व्यापक की ही संज्ञा पूर्व में बहुत सालों से इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास हुआ है। कहीं कुछ ठीक इंगित हुआ, कहीं कुछ नहीं इंगित हुआ, ये सब चलता रहा, लेकिन सटीक स्पष्टता आई मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद से। ठीक है, इसकी समीक्षा वाला भाग आगे होगा, पर आज के लिए इतना। तो ब्रह्म, शुद्ध, बुद्ध, खाली स्थान, व्यापक, अनंत, पारदर्शी, पारगामी, पूर्ण, परमात्मा, ईश्वर, निरपेक्ष ऊर्जा, और ऐसे अभी जैसे शैलेंद्र भाई ने कहा ऐसे और सारे शब्द हैं, धीरे 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 आपको स्पष्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इन बच्चों के चेहरे की रौनक देखने जैसी है, हैं? આપણે લોકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક વાંચ્યું હશે, ક્યાંક દિવાલો ઉપર પહેલા લખેલું હતું કે કણ કણ में है भगवान। कण कण में भगवान नहीं, वो अधूरी बात है। भगवान में कण कण है, ब्रह्म में, खाली स्थान में कण कण है, ऐसी बात है। 180 डिग्री शिफ्ट है। चलिए लिखिए। तो अभी तक जो हमने बात करी सत्य क्या है ना? तो सत्य बराबर व्यापक प्लस इकाई। बात करी व्यापक प्लस इकाई। बेटा आ जाओ फटाफट। समझा? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार सत्य बराबर व्यापक प्लस इकाई। इससे पहले क्या कह रहे हैं? अच्छा, इससे पहले वाली बात अभी नहीं करते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर समझते हैं। तो व्यापक को हमने क्या कहा? व्यापक को कहा, एक शब्द दिया निरपेक्ष ऊर्जा। क्या शब्द दिया? निरपेक्ष ऊर्जा। ऊर्जा स्वरूप कहा। निरपेक्ष ऊर्जा का मतलब है जिसके होने का कोई कारण ना सिद्ध होता हो, जिसके होने का कारण या जिसके होने परस्परता में होने का कारण सिद्ध ना होता हो, उसको कहते हैं निरपेक्ष ऊर्जा। ठीक है, इसके होने का कोई कारण सिद्ध नहीं होता, इसे निरपेक्ष ऊर्जा। अभी हम लोग सापेक्ष ऊर्जाओं को पढ़ते रहे, जिसको आप अभी एनर्जी बोलते हैं ना, वो है सारी सापेक्ष ऊर्जाएं। सापेक्ष ऊर्जा जैसे ध्वनि, साउंड एनर्जी, तरंग, दबाव, है ना, ये सारी ऊर्जाएं कैसी, लाइट जिसको हम एनर्जी मानते हैं ना, तो ऐसी सारी चीज़ें क्या है? सापेक्ष ऊर्जाएं हैं। ये किसी परस्परता में दिखाई पड़ती हैं, परस्परता में समझ में आती हैं। तो ये बिना किसी परस्परता के निरपेक्ष ऊर्जा स्वरूप है। तो और उसमें क्या है? ये सभी इकाइयां संपृक्त हैं। तो एक सूत्र है, पूर्णता में या पूर्ण में गर्भित होना। गर्भित होना समझ गए? उसमें रहने, अंदर रहने से, व्यापक में संपृक्तता। पूर्ण में गर्भित होने मात्र से सभी इकाइयों को ऊर्जा प्राप्त है। और पूर्ण में मतलब व्यापक में गर्भित होने मात्र से समस्त इकाइयां पूर्णता की ओर या पूर्णता की तरफ गतित हैं। तो चूंकि समस्त इकाइयां मूलतः व्यापक में या पूर्ण में गर्भित हैं, इसीलिए समस्त इकाइयां जो हैं पूर्णता की तरफ क्या हैं? गतित हैं। इसी के कारण ये जो अंश हैं, अंशों में एक क्वालिटी दिखाई पड़ती है कि अंश अकेले नहीं रहता है। ये अंश क्या करते हैं? इसमें गठन की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? गठन की प्रवृत्ति। तो अंश कभी भी अकेला नहीं रहेगा, कम से कम 2 अंश। और इस तरीके से क्या बन गया? हाइड्रोजन। फिर 3 गठित हुए, 4 गठित हुए, 5 गठित हुए। ऐसे गठित होते होते बहुत सारे अंश गठित होते होते अनेकों प्रकार के क्या दिखाई पड़े? अनेकों प्रकार के पदार्थ। तो परमाणु अंश चूंकि व्यापक में संपृक्त हैं, ऊर्जा में संपृक्त हैं, निरपेक्ष ऊर्जा में गर्भित हैं, इसके कारण से उसमें गठनशीलता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। फिर ये जो परमाणु अंश से परमाणु, और परमाणुओं में भी गठन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। परमाणु गठित होकर क्या बनते हैं? अणु। फिर अणु गठित होकर के क्या बनते हैं? यौगिक।
जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी का बनना, है ना, तो यौगिक बनते हैं। और इसी प्रकार से आगे क्या हुआ, बंद हो गया क्या? ओहो हो। तो परमाणु, अंशों से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, और इस प्रकार से रचनाएं बनते हुए एक समय के बाद अम्ल बने, क्षार बने, अम्ल क्षार के रिएक्शन से आगे अलग अलग और तत्व बने। इस तरीके से प्रोटीन और हार्मोन्स की रचना हुई। प्रोटीन हार्मोन्स की रचना से, प्रोटीन मतलब पुष्टि तत्व। जब हमारा शरीर बढ़ना होता है ना, मसल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। उसी तत्व को बायो की भाषा में प्रोटीन कह रहे हैं या पुष्टि तत्व कह रहे हैं। पुष्टि तत्व का मतलब है आप पैदा तो इतने से होते हैं और होते होते हो जाते हैं 5.5 फुट 6 फुट के। इसका मतलब है कि इस तरीके के जो हम खाते पीते हैं ना, जो अणु है वो आपस में बड़ी बड़ी रचनाएं बनती चली जाती हैं। आपका ही छोटा सा इतना सा हाथ बच्चे का होता है और आपका हाथ बड़ा हो जाता है कि नहीं, सेम स्ट्रक्चर में। तो ये पुष्टि की क्रिया होती है इसमें। समझ में आया? तो इस तरीके से बढ़ते 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 हम आगे पहुँचे और अनेकों प्रकार के पदार्थ से प्राणावस्था की इकाई, उसमें श्वसन की क्रिया दिखाई पड़ने लगी, ब्रीदिंग, है ना। और फिर इस तरीके से आगे विकास होते 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 हम मानव शरीर रचना तक पहुँचे। ठीक। और इसीलिए हम सभी में पूर्णता की प्यास है। अभी पूर्ण होने वाला तत्व कौन है, क्या है, इसकी चर्चा हमारी होगी अगले सत्र में। ठीक है। लेकिन आज जितनी बात आपसे कही है उसको एक बारी मैं वापस रिपीट करती हूँ। खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। इसका एक नाम व्यापक, इसी का नाम पूर्ण, इसी का नाम शुद्ध बुद्ध, परमात्मा, ईश्वर। सत्य क्या है? सत्य है व्यापक और इकाई, व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व। अब मैं थोड़ी सी बात समीक्षात्मक कर देती हूँ ताकि आपको स्पष्टता आ जाए इस आशय से। तो अभी तक कहा गया बेटा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। तो आदर्शवाद ने कहा ब्रह्म सत्य है और ये जो बाकी संसार है कैसा है? नाशवान है और ये मिथ्या है, झूठ है, माया है। तो श्रद्धेय श्री ए नागराज जी, जिनको मैं कभी कभी बाबा जी कह देती हूँ आपके सामने, है ना, तो बाबा जी ने जब छोटे थे शंकराचार्य के परिवार से आए और सबसे पहले सभी ये वेद शास्त्रों का अध्ययन किया उन्होंने। जब अध्ययन किया तो उन्होंने पूछा, ये बताओ, आप कहते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन आप ये कहते हो ब्रह्म से ही समस्त संसार भी पैदा हुआ है ना, ब्रह्म से पूरा संसार पैदा हुआ है। तो ये बताओ ऐसा कैसे हो गया कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया? बात पकड़ में आई? उन्होंने पूछा अगर ब्रह्म सत्य है और सारा संसार ब्रह्म से आया है तो सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया? कह रहे हैं कि नीम के बीच से नीम का पेड़, गाय से गाय पैदा होते हुए हमने देखा। तो ये समझाओ मुझे कि ब्रह्म जो सत्य है उसमें से मिथ्या कैसे पैदा हो गया? इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं। शंकराचार्यों के परिवार से तो उनके परिवार से अधिक और ज्ञानवान परिवार भी ढूंढना मुश्किल, लेकिन जो उनके गुरुवादी थे उनसे पूछा क्या किया जाए, उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा आप नर्मदा किनारे जाकर के तपस्या करिए। उसके फलस्वरूप उन्होंने समाधि नाम की एक स्थिति होती है जिसमें वो पहुँचे, और वो पहुँचने के बाद लेकिन जो उनके प्रश्न थे कि ब्रह्म से या सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, ये उनको उत्तरित नहीं हुआ। और उनके कई सारे प्रश्न थे जिनको मैं एक एक करके आगे सुनाऊंगी पूरी कहानी। लेकिन अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उनको ये डाउट हो गया कि अगर मुझे ज्ञान नहीं हुआ है तो हो सकता है मुझे समाधि ही ना हुई हो। लेकिन जो उनकी स्थिति थी, तो उनकी स्थिति को देख के वो और बाकी सारे साधु सन्यासी भी कहते थे ऐसा लगता है कि आपको समाधि हो गई है। तो पतंजलि योग सूत्र नाम के जो पुरानी एक शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है कि संयम नाम की एक क्रिया करने से आपको ये पता चलेगा कि समाधि हुई है कि नहीं। अगर संयम सफल हो गया तो इसका मतलब समाधि हुई थी, और अगर अगली कड़ी संयम नहीं सफल हुआ तो पता चल जाएगा कि समाधि नहीं हुई थी भाई, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने संयम नाम की एक क्रिया करी। लेकिन जो संयम नाम की क्रिया थी जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, उसमें वो इसलिए की जाती है ताकि आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। जैसे अगर आप कंठ पर संयम कर लेंगे तो आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी, है ना।
इसी प्रकार अलग अलग तत्वों पर, अलग अलग शरीर के स्थानों, चक्रों पर संयम करने से अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, हवा में उड़ लोगे, पानी में चल लोगे, इस तरीके की सिद्धियां। लेकिन बाबा जी को तो सिद्धियां चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने इस अस्तित्व का अध्ययन करने के लिए उस संयम में थोड़ा सा फेरबदल किया। प्रक्रिया को, एक जो अगली प्रक्रिया थी उसको पहले, और इस तरीके से थोड़ा सा 2-3 स्टेप की वो प्रक्रिया थी, उसमें बदलाव किया। और बदलाव करने के फलस्वरूप इस पूरे अस्तित्व का जैसा ये है वैसा अध्ययन किया, जैसा ये है ना। तो संसार के दुखों का अध्ययन नहीं किया, अस्तित्व का क्या डिज़ाइन है उसका अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप मानव का भी अध्ययन किया। मानव में जो मैंने आपको 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम बताए ना, शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय, सुरक्षा और स्वास्थ्य संयम, इनका भी अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इस पूरे सत्य को उन्होंने शिक्षा की वस्तु बना दिया, ताकि हर एक मानव संतान जागृत हो सके। और उन्होंने कहा जो सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसको उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत, क्योंकि ये जगत किससे मिलकर के बना है? परमाणु अंशों से मिलकर के, और ये अंश कहीं पर भी विलय नहीं होते हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत, ये उद्घोष हुआ। हम इतने दुख से पीड़ित हैं इस संसार में, क्योंकि हमने अर्थतंत्र को, जो हमारा पर्यावरण है, इसको इतना खराब कर रखा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा इसका उपाय क्या होगा, कैसे जिया जाए, है ना। अन्यथा ये धरती जब मानव को प्राप्त हुई थी तो स्वर्ग ही मिली थी। केवल आदमी का देवता होना शेष है, या जागृत होना शेष है। जिस क्षण आदमी जागृत होता है तो निरंतर सुख को प्राप्त करता है। उसके आशय से पूरा शिक्षा के कंटेंट को उन्होंने बताया कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने 3 योजनाएं दी। 3 योजना में सबसे पहली है जीवन विद्या योजना, जो जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे जीवन विद्या परिचय शिविर, आपके मम्मी पापा को भी आप ये सारी बातें पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, मतलब जो लोग बड़े हो गए हैं, अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे परिचय शिविर होते हैं 7-7, 8-8 दिन के, और फिर अध्ययन शिविर होते हैं, जिसका कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही लोग समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं अपने आप, है ना। तो मेरे भी आप जीवन विद्या परिचय शिविर इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। शालिनी जनक यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, है ना। और वैसे भी आपको बहुत सारे लोगों के मिलेंगे शिविर जो इस बात को समझें, समझाने का काम कर रहे हैं। तो ये है सामान्य एक लोक व्यापीकरण का माध्यम, है ना, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। इसी क्रम में, हाँ कोई बात नहीं, इसको अभी आप परेशान नहीं होइए बहुत, है ना, इसको बंद कर दीजिए। तो सबसे पहला है अपने पास जीवन विद्या योजना, जो सामान्य जनमानस के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या आपसे आप भी अपने मम्मी पापा को भी कहिएगा, एक बारी 7 दिन जाके सुने, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा इसके बाद। एक बात। दूसरी बात है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। तो मैं जीवन विद्या योजना के तहत भी काम कर रही हूँ, और चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना के तहत आपके साथ पहली बार, जनक सर बच्चों के साथ काम करते हैं, मैं थोड़ा कम करती हूँ, पर पहली बार हमने इस पूरे कोर्स को यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेकर के गए हैं, और सहयोग रहा है मनोज भाई का और बाकी लोगों का। इसके कारण से यूनिवर्सिटी में अप्रूव हो करके पहली बार, मतलब ये अपने आप में ऐतिहासिक काम हो रहा है ना, कि हम एक ऐसा अर्थशास्त्र, एक ऐसा मानवीय शिक्षा को आप लोगों को देने में सफल होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हम सफल हो भी जाएंगे, है ना। तो ये है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। किस चीज़ की शिक्षा? मूल्यों की। मूल्य क्या है? मानव की मौलिकता, विश्वास, प्रेम, सम्मान, स्नेह पूर्वक जिए कैसे। अभी हमारा जीने का तरीका जो है ना, उससे हमको तृप्ति नहीं है, लेकिन हम कॉपी करके बस चले जा रहे हैं किसी तरीके से। हम अपने में कैसे बदलाव करें? बदलाव करते समय हमारा हाथ कौन पकड़े, हमारा गुरु कैसा हो, हमको कुछ भी नहीं पता, है ना। बल्कि गुरुओं से तो और पीड़ा हो गई है, हमको शिक्षा से पीड़ा हो गई है ना। ऐसी स्थिति में हम खड़े, पूरी मानव जाति खड़ी, आप और हम नहीं खड़े हैं, पूरी मानव जाति में यह हालत है, दुर्गति है। तीसरी एक और योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। इस चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना के फलस्वरूप, जैसे मान लो हम आप सब समझदार हो गए, तो क्या ऐसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? तो क्या कोयले का दोहन करके जिएंगे? तो क्या प्लास्टिक का उपयोग करके जिएंगे?
तो क्या एक दूसरे की टांग खिंचाई करके जिएंगे? जिएंगे कैसे? हमारा संसार कैसा हो, हमारा गांव कैसा हो, हमारा घर कैसा हो, ये भी तो आना पड़ेगा ना, नहीं बदलना पड़ेगा कि हम हमारे सामने यही परिस्थिति, हम प्रदूषण में ही जीते रहेंगे। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना किस तरीके से स्नेह पूर्वक परिवारों की मैत्री हो सकती है, किस तरीके से आपस में हम कैसे संबंधों का निर्वाह करें, ये पूरी बात आती है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना के अंतर्गत, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है अर्थशास्त्र के साथ। तो अर्थशास्त्र मतलब शिक्षा का मतलब आप में वैचारिक समाधान। अब लेकिन वैचारिक समाधान हो गया, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो समाधान के साथ समृद्धि, परिवार में मिलजुल करके समृद्धि का कार्यक्रम, परिवारों की परस्परता में मिलजुल करके समृद्धि का कार्यक्रम। तो समाधान समृद्धि, और इस तरीके से जब समाधान समृद्धि पूर्वक जिएंगे तो कैसा जिएंगे? अभय में जिएंगे। अभय में, भय में नहीं जिएंगे। अभी तो हम भय में जी रहे हैं, आजीविका का भय है ना, कल को हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसका भय, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे उसका भय, कहाँ से हमारा विवाह होगा उसका भय, न जाने कितने प्रकार के भयों में हम जी रहे हैं। और मूलतः ये सारा भय क्या है? मानव में जो अमानवीयता बैठी हुई है ना, ये मूलतः उसी चीज़ का भय है। तो समाधान, समृद्धि और मिलजुल करके परिवारों में अभय, और इस तरीके से सहअस्तित्व। जो सहअस्तित्व व्यापक और इकाई में है ना, वही सहअस्तित्व को प्रमाणित करने का काम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो इसको कह रहे हैं ऐसी धरती होगी स्वर्ग और ऐसे मनुष्य होंगे देवता। नित्य जो धर्म है वो सफल होगा। धर्म सफल मतलब चारों अवस्थाएं। पहला अवस्था धर्म अस्तित्व, पदार्थावस्था सदा सदा बनी रहेगी, प्राणावस्था सदा सदा अस्तित्व सहित पुष्टि होती रहेगी उसमें, जीवावस्था में जीने की आशा फले फूलेगी, और मानव निरंतर सुखपूर्वक धरती पर रह सकता है। तो इस तरीके से न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक जिया जा सकता है। इसका प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। ये है सत्य। इस सत्य को इस धरती पर उतारा जाए कि ना उतारा जाए? उतारा जाए। इसके धारक वाहक हैं हम लोग। ठीक, बढ़िया। तो आज के सत्र को यहाँ पर रोका जाए, है ना। बाकी बच्चों से हम अलग से बात करेंगे, और इसके आगे का जो सत्र रहेगा उसमें हम बात करेंगे चैतन्य जो हम हैं वो क्या है, चैतन्य, है ना। तो न्याय धर्म सत्य के ऊपर अब बस प्रतिदिन चर्चा इसी बिंदुओं पर चलेगी, और जीने का सही तरीका क्या हो, है ना, इसको लेकर के बातचीत होती रहेगी। चलिए, तो सभी को नमस्ते, धन्यवाद।